Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 3rd of December 2022. 3 दिसंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ और उसके बाद डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं, प्लस कुछ पीआईबी के न्यूज़ आइटम्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, आपको रेंजेस दी हैं जम्मू कश्मीर की, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब उनकी बढ़ती हुई हाइट से घटती हुई हाइट के क्रम में आपको लगाना है इन द एवरेज एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल से उनका जितना एल्टीट्यूड है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में आपको लगाना है। ठीक है ना। तो फर्स्ट इज काराकोरम, लद्दाख, जस्कर एंड पीर पंजल। ऑप्शन सेकंड इज पीर पंजल, काराकोरम, लद्दाख एंड जस्कर। थर्ड इज लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजल एंड जस्कर। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर है इनके डिसेंडिंग ऑर्डर का। ठीक है ना, एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल। तो बहुत ही आसान सवाल है हालांकि ये, क्योंकि देखो आपको पता है हिमालयाज़ का जो काम है वो कैसा चलता है कि जो हाईएस्ट ऑफ द पीक्स हैं वो आपके ग्रेट हिमालयाज़, फिर मिडिल हिमालयाज़, फिर शिवालिक्स, इस ऑर्डर में चलता है। सबसे अधिक एलिवेशन आपको ग्रेटर हिमालयाज़ पे मिलेगा, फिर उससे नीचे आपको मिडिल हिमालयाज में मिलेगा, फिर उसके नीचे आपको शिवालिक्स में मिलेगा। ठीक है ना। तो लेट मी शो यू वन डायग्राम, उसी के बेसिस पे आप इसमें नॉर्थ टू साउथ जो अरेंजमेंट है उसी बेसिस पे इनकी हाइट्स का भी अरेंजमेंट है। ठीक है ना। तो जैसे सबसे ऊपर आपको काराकोरम मिलेगी, फिर लद्दाख मिलेगी, फिर जस्कर मिलेगी, फिर पीर पंजल मिलेगी। तो करेक्ट आंसर आपका यही होगा, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर एंड पीर पंजल। पीर पंजल सबसे कम एलिवेशन का रहेगा, काराकोरम में आपको सबसे ज़्यादा एलिवेशन देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग ये फोटोग्राफ देख पा रहे होंगे, दीज आर द रेंजेस। इनमें से काराकोरम, लद्दाख, जस्कर एंड पीर पंजल आपको रेंजेस दिख रही होंगी। सबसे ऊपर काराकोरम है। अच्छा, काराकोरम ये तो आपको पता है कि काराकोरम इज द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज। ठीक है ना। जैसे अब हिमालयाज के हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हिमालयाज की क्लासिफिकेशन में आपको ट्रांस हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, सॉरी शिवालिक्स, आउटर हिमालयाज एंड लास्ट है पूर्वांचल हिल्स। ठीक है ना। पूर्वांचल हिल्स मतलब जो ईस्टर्न हिल्स हैं। तो हिमालयाज का जो काराकोरम वाला हिस्सा है वो आपका ट्रांस हिमालयन रेंजेस में आता है। ठीक है ना। तो ये ग्रेटर हिमालयाज के पहले फॉर्मेशन हुआ था इनका। ट्रांस हिमालयाज का फॉर्मेशन ग्रेटर हिमालयाज के पहले हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और कुछ इसी तरीके का ऑर्डर भी है। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि जैसे जो कश्मीर वैली है आपकी, द फेमस कश्मीर वैली, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द ग्रेटर हिमालयाज एंड द पीर पंजल रेंजेस। ठीक है ना। तो ग्रेटर हिमालयाज एंड पीर पंजल रेंजेस के बीच में ये लाई करती है। और पीर पंजल जो रेंज है वो आपका किसका पार्ट है, वो आपका मिडिल हिमालयाज का पार्ट है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो पीर पंजल रेंजेस हैं वो लेसर हिमालयाज या मिडिल हिमालयाज का पार्ट है। ठीक है ना। तो दीज आर द सम ऑफ द फैक्ट्स, ये लिख लेना, ये आपको हैंडी आएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द मेजर गैप इन द वेस्टर्न घाट इज एट। बहुत एक इंपॉर्टेंट गैप है वेस्टर्न घाट में, कौन सा है? ऑप्शन आर पाल घाट, मैंगलोर, मदुरई या मणिपाल। बहुत ही आसान सवाल है खैर हालांकि आप लोगों के लिए। इसका करेक्ट आंसर है ए पालघाट या पलक्कड़ गैप। इसी को पलक्कड़ बोलते हैं या इसी को पालघाट बोलते हैं। इट इज़ द बिगेस्ट पास इन केरला। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंट्रेंस टू केरला, इसको इंट्रेंस टू केरला भी कहा जाता है। एंड इट कनेक्ट्स द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला विद द कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है ना। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला विद द कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, इसको जोड़ता है ये। एंड पलक्कड़ इज द फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड कलेक्ट्रेट इन इंडिया। ये भी आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स बता दूं। फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड कलेक्ट्रेट इन इंडिया, फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, फर्स्ट मतलब बहुत सारी चीज़ों में ये अच्छा है। इट वाज, इसका एक फोर्ट भी है आपको बता दूं, पलक्कड़ फोर्ट जो था उसको हैदर अली ने बनवाया था। ठीक है ना। तो दीज आर द फैक्ट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। और इसमें ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है गंडक, सेकंड है कोशी, थर्ड है घाघरा, फोर्थ है गोमती। आपको इसको अरेंज करना है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है ना। ईस्ट से वेस्ट आपको इसको अरेंज करना है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ईस्ट मतलब कि जैसे मतलब ये अगर इंडिया के दो साइड से अपन अगर ले लें तो ये वाला पार्ट है वेस्टर्न साइड और ये पार्ट है आपका ईस्टर्न साइड। ठीक है ना। तो मतलब ईस्ट टू वेस्ट आपको ऐसे जाना है। तो मैं आपको एक बार ट्रिब्यूटरीज का ऑर्डर बता देता हूँ। देखो एक कोड है, राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसे। ठीक है ना। राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसे। तो अब इसका ये कोड क्या है कि राम गंगा, गोमती, घाघरा, घग्गर रिवर, गंडक रिवर एंड कोसी रिवर। ठीक है ना। ये हो गया।
तो ये ऑर्डर है आपका वेस्ट टू ईस्ट का, अब इसी को अपोज कर लेना तो ईस्ट टू वेस्ट का ऑर्डर आपको मिल जाएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट की तरफ। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है ये आपकी है ज़ॉम्बी वायरस के रिगार्डिंग। ज़ॉम्बी वायरस क्या है? लगभग 50,000 साल पुराना एक ओल्ड वायरस साइबेरिया में पाया गया है। 50,000 ईयर्स ओल्ड वायरस हैज़ बीन फाउंड इन साइबेरिया। अब ये ज़ॉम्बी वायरस होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ज़ॉम्बी वायरस वहाँ पे मिला है विच वॉज बरीड अंडर अ फ्रोजन लेक इन रशिया। हाँ, बरीड अंडर अ फ्रोजन लेक। एंड ये है ज़ॉम्बी वायरस। क्या होता है? ज़ॉम्बी वायरस इज अ टर्म विच इज़ गिवन टू अ वायरस दैट इज़ फ्रोजन इन आइस एंड देयर फॉर डॉर्मेंट। मतलब कि एक ऐसा वायरस जो कि आइस में फ्रोजन है, हो इस कारण से वो डॉर्मेंट हो। एंड ज़ॉम्बी वायरस हैज़ बीन डॉर्मेंट फॉर मेनी ईयर्स ड्यू टू बीइंग ट्रैप्ड इनसाइड द आइस एंड हैव कम टू लाइफ आफ्टर द आइस मेल्टेड। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ज़ॉम्बी वायरस के रिगार्डिंग। इट वाज द वायरस विच वाज ट्रैप्ड इनसाइड द आइस एंड इसी कारण से ये लगभग 50,000 सालों से ये इनएक्टिव था, ये डॉर्मेंट स्टेज में था, बट नाउ इट हैज़ रिवाइव्ड। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। नाउ व्हाट हैव फ्रेंच रिसर्चर्स फाउंड, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फ्रेंच रिसर्चर्स ने इनको ढूंढा है, साइबेरिया और रशिया वाले पार्ट के बीच में जो ढूंढा है। एंड दे हैव फाउंड नियरली 30 ज़ॉम्बी वायरस फ्रॉम रशियाज साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट। तो रशिया के साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट से इन्होंने 13 ज़ॉम्बी वायरसेस ढूंढे हैं। एक उनमें से एक का नाम है पेंडोरा वायरस येडोमा, याद रखिएगा, एक का नाम है पेंडोरा वायरस, है ना। पेंडोरा वायरस अगर आपसे पूछा भी रिसेंटली न्यूज़ में था कौन है, तो पेंडोरा वायरस येडोमा जो है एक ज़ॉम्बी वायरस है। ठीक है ना, तो ये ऐसा क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ सकता है, पूरे ना पूछ करके केवल एक पेंडोरा वायरस का क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है ना, तो दैट इज अ थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। सेकंड न्यूज़ है ई रूपी। अब आप सबको पता होगा कि इंडिया का पहला ऑफिशियल डिजिटल करेंसी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया है। ठीक है ना, इंडिया की पहली ऑफिशियल डिजिटल करेंसी ई रूपी लॉन्च कर दी गई है। ये आपको पता है, इट इज़ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, या फिर डिजिटल रुपी, या फिर सीधे ई रूपी बोल सकते हैं, कुछ भी इसके नाम दे सकते हैं। 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है जो यूपीएससी पूछता है आपसे, कि जैसे कई पूछ रहे हैं कि चेक आपका फिएट मनी है या नहीं, चेक आपका लीगल टेंडर है या नहीं, ऐसे पूछ लेगा डिमांड ड्राफ्ट आपका लीगल टेंडर है या नहीं, डिमांड ड्राफ्ट आपका फिएट करेंसी है या नहीं। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे जैसे याद रखिएगा कि सीबीडीसी जो है अपना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये एक लीगल टेंडर है। याद रखिएगा, इट इज़ अ लीगल टेंडर इन डिजिटल फॉर्म, इट इज़ अ लीगल टेंडर इन डिजिटल फॉर्म, है ना। लीगल टेंडर मतलब कि इसको गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड है, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर है वो इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और बोलते हैं कि हाँ, मैं जैसे बोलते हैं ना, मैं धारक को इतने रुपए देने के लिए वो हूँ। तो ये चीज़ लीगल टेंडर है, मतलब इसको कोई मना नहीं कर सकता आपसे लेने से। ठीक है ना, और इट इज़ सेम एज द फियाट करेंसी एंड इज एक्सचेंजेबल टू वन विद द फियाट करेंसी। इसके अलावा याद रखेगा, या ये फंजिबल लीगल टेंडर है। याद रखेगा, ये फंजिबल लीगल टेंडर। फंजिबल लीगल टेंडर मतलब कि क्या होता है? जैसे मान लो मैंने आपको 100 रुपये दिया, मैंने आपको 100 रुपये दिया, तो आप मुझे 10-10 रुपये के 10 नोट दे सकते हो, है ना। तो 100 रुपये को आपने छोटी करेंसी के बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये कहलाती है फंजिबिलिटी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फंजिबिलिटी, जिसमें आप एक बड़ी करेंसी को उतनी की इक्वल उसमें कर सकते हो। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या डायमंड फंजिबल है, जैसे आपके पास सपोज करो 5 ग्राम का डायमंड है, एक आपके पास 5 ग्राम का डायमंड है, तो क्या आप बोल सकते हो कि मैं आपको 1 ग्राम के 5 डायमंड पीसेस दे दूं तो बराबर है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डायमंड में जितना बड़ा डायमंड पीस होता है उतना ज़्यादा उसका प्राइस होता है, और जितना छोटा डायमंड पीस होता है उतना कम। तो यहाँ पे भले हम 1-1 ग्राम के 5 डायमंड रखेंगे, लेकिन उनकी वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होगी, है ना। उनकी वैल्यू कभी भी 5 ग्राम के 1 डायमंड के बराबर नहीं रहेगी, इसलिए वो फंजिबल नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपको 100 रुपये दूँ और आप मुझे 10 रुपये के 10 नोट दें, तो चाहे मैं 10 रुपये के 10 नोट रखूँ, चाहे 100 रुपये, मैं बराबर ही ट्रांजेक्शन कर पाऊंगा दोनों से। तो ये होती है फंजिबिलिटी की प्रॉपर्टी। बाकी लीगल टेंडर आपको पता है। एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या क्या चीज़ें लीगल टेंडर हैं आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ सीबीडीसी। ठीक है ना, तो ये आप मुझे बता सकते हैं। हालांकि ई रूपी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है अभी, जैसे पेटीएम और दूसरे वॉलेट आप यूज़ कर रहे हैं उसी तरीके का एक वॉलेट रहेगा, और उसी वॉलेट के माध्यम से आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने डिजिटल टोकन्स, जो डिजिटल रुपी है उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि आप बैंक से रुपए निकालते हैं ना। हाँ, याद रखिएगा कि इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 पार्ट्स में इसको किया है। एक तो रिटेल ई रूपी रहेगा नॉर्मल रिटेल ट्रांजैक्शंस के लिए, जो हम जैसे ग्राहक या कस्टमर्स यूज़ करेंगे,
ये रिटेल ई रूपी रहेगा। और दूसरा एक होलसेल CBDC भी है। होलसेल CBDC जो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा ये सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए रहेगा, एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो रिटेल ई रूपी और आपका होलसेल ई रूपी, ये दो रहेंगे, ये आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। आपको अगर यूज़ करना है तो ये इशू किया जाएगा इन द सेम डिनोमिनेशंस एज पेपर करेंसी। जिन करेंसीज में आपके पेपर हैं, आपके कॉइन्स हैं, उन्हीं करेंसीज में इनको रिलीज़ किया जाएगा। और आप पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, पर्सन टू मर्चेंट भी कर सकते हैं, है ना। पर्सन टू मर्चेंट मतलब कि परसेंट, जैसे शॉपिंग आप करने गए, QR कोड किया, ये सब कर दिया, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेगा। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। अगली न्यूज़ है यूनियन एक चीज़, लेट मी शो यू वन फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा वाई डू वी नीड डिजिटल रुपी। तो यहाँ पे ये इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत अच्छा बस 2-3 पॉइंट का था कि पहला रीज़न है कि क्यों हमको डिजिटल रुपी यूज़ करना है, वाई डू वी नीड। तो पहला है तो रिड्यूस द ऑपरेशनल कॉस्ट इन मैनेजिंग द फिजिकल कैश, मतलब कि ऑपरेशनल कॉस्ट कम करनी है फॉर मैनेजिंग द फिजिकल कैश एंड ब्रिंगिंग द एफिशिएंसी इन द पेमेंट सिस्टम में एफिशिएंसी लाने के लिए। दूसरा है ऑब्वियसली आता है टू बूस्ट इनोवेशंस इन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। तो जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है यानी इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं, उनमें अगर हमको थोड़ा इनोवेशन लाना है तो हम CBDC का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है टू क्वेल कंसर्न्स ओवर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, टैक्स इवेजन, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, ईथर एंड ऑल। तो उससे भी हमको थोड़ा वो बचत मिलती है। तो ये कुछ रीजंस हैं, आप याद रखिएगा ना। अगली जो न्यूज़ है वो डिजी यात्रा से संबंधित है। मैं आपको बता दूं कि डिजी यात्रा जो है वो 3 एयरपोर्ट्स में लॉन्च किया गया है। डिजी यात्रा 3 एयरपोर्ट्स में लॉन्च किया गया है, और ये जैसे वाराणसी का हो गया, आपका दिल्ली का एयरपोर्ट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। अब ये आपका है क्या, मतलब कैसे इसको काम किया जाता है। इट विल बी लाइक दिस ओनली कि डिजी यात्रा एक ऐसी फैसिलिटी है दैट अलाउज द पैसेंजर्स टू लिंक देयर ट्रेवल और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स विद अ फेशियल स्कैन। मतलब आप क्या कर सकते हो, फेशियल स्कैन से अपने ट्रेवल और अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स को अपने फेशियल स्कैन के साथ लिंक कर सकते हो। तो इससे होगा क्या कि यू विल नॉट हैव टू शो योर बोर्डिंग पास और ID कार्ड्स एट द एयरपोर्ट। आपको अपने बोर्डिंग पास और ID कार्ड अब नहीं दिखाने पड़ेंगे। तो दिस इज़ योर डिजी यात्रा, है ना। डिजी यात्रा को रोल आउट किया गया है। वही वाली बात है कि क्या इससे अचीव होगा, इससे कॉन्टैक्टलेस सीमलेस प्रोसेसिंग ऑफ पैसेंजर्स बेस्ड अपॉन देयर फेशियल रिकग्निशन। तो केवल फेशियल रिकग्निशन के बेसिस पे आपका कॉन्टैक्टलेस सीमलेस प्रोसेसिंग हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स का, और आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है ना। आपके बोर्डिंग पास जो चेक होंगे वो ऐसे ही चेक हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 3 एयरपोर्ट्स में भी ये लॉन्च किया गया है। कौन कौन से 3 एयरपोर्ट हैं, दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी, ठीक है ना। दिल्ली, बेंगलुरु एंड वाराणसी। तो इन तीनों के नाम याद रखिएगा, दिल्ली, बेंगलोर एंड वाराणसी। और धीरे धीरे फिर ये दूसरे एयरपोर्ट जैसे कि हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा, यहाँ पे भी ये मार्च 2023 से शुरू हो जाएगा। हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा में, ठीक है ना। तो जैसे आप बोर्डिंग पास, ई गेट पास ये सब दिखाते हो ना, तो वही आपको फिर अलग अलग सिक्योरिटी चेक के दौरान हर जगह जहाँ बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता था, वहाँ से अब आप डायरेक्टली अपने फेशियल रिकग्निशन के थ्रू निकल जाओगे। अब याद रखिएगा कि इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, तो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है डिजी यात्रा फाउंडेशन। अब डिजी यात्रा फाउंडेशन क्या है, एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर किया गया है। एंड ये याद रखिएगा कि करेंटली जो डिजी यात्रा है उसका यूज़ केवल डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए किया जा रहा है, ठीक है ना। दैट इज ओनली यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक फ्लाइट्स, ठीक है। तो अगर आपको डिजी यात्रा ID चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं डिजी यात्रा ऐप, एंड आपको ID मिल जाएगी बाय शेयरिंग डिटेल्स सच एज नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार नंबर, ये सब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगी, है ना। तो डिजी यात्रा ID क्रिएट हो जाएगी, और ID आपकी ऑलरेडी शेयर हो जाएगी जब आप बुक करेंगे टिकट्स इनके साथ, तो ठीक है ना। तो आप फिर उसके थ्रू जब एयरपोर्ट में जाएँ तो आप वहाँ पे आप जस्ट अपने फेशियल रिकग्निशन के थ्रू निकल सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है आपकी PIB से न्यूज़ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उन्होंने इनॉग्रेट किया दिव्य कला मेला। अब नाम है दिव्य कला मेला, देखो
क्यों मैंने आपको बताया, क्योंकि ये देखो वो इंपॉर्टेंट है। ये जो दिव्य कला मेला है, ये कर्तव्य पथ इंडिया गेट पे इसको इनॉग्रेट किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने किया है इसको। दिव्य कला मेला जो है ये इसका एम है टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर द प्रोडक्ट्स एंड क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ दिव्यांग आर्टिस्ट। तो याद रखिएगा ये जो दिव्य कला मेला है ना, तो इट इज़ फॉर प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड टू शोकेस द प्रोडक्ट्स एंड क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ द दिव्यांग आर्टिजन्स। तो दिव्यांग आर्टिजन्स के प्रोडक्ट्स को शोकेस करने के लिए दिव्य कला मेला ऑर्गेनाइज किया गया है। सेम गोज विद द नेक्स्ट न्यूज़, ये भी पीआईबी की ही न्यूज़ है। कल्चरल मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है स्वर धरोहर फेस्टिवल। याद रखिएगा, स्वर धरोहर फेस्टिवल टू शोकेस द आइकॉनिक आर्ट एंड कल्चर, लिटरेरी आर्ट्स एंड हेरिटेज ऑफ इंडियन स्टेट्स। बेसिकली सेंट्रल विस्ता में ही ये ऑर्गेनाइज किया गया है। कल्चरल मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है स्वर धरोहर फेस्टिवल। आपसे अगर कोई पूछे स्वर धरोहर फेस्टिवल क्या है, ये कोई म्यूजिक का फेस्टिवल नहीं है, ये स्वर धरोहर फाउंडेशन द्वारा किया गया है, कोलैबोरेशन में किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के और स्वर धरोहर फाउंडेशन के साथ। इसका नाम है स्वर धरोहर फेस्टिवल। ये क्या शोकेस करेगा? म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर एंड फेस्टिवल ऑफ आइकॉनिक आर्ट ऑफ हेरिटेज ऑफ इंडियन स्टेट्स। ठीक है ना, तो आर्ट्स एंड हेरिटेज ऑफ इंडियन स्टेट्स को शोकेस करने के स्वर धरोहर फेस्टिवल। इसी के अंदर एक प्रोग्राम है कलांजलि, जिसको बोलते हैं कालांजलि, है ना, कलांजलि का है कल्चरल प्रोग्राम जो कि ऑर्गेनाइज किए जाएंगे सेंट्रल विस्ता में हर हफ्ते। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये जो 5-6 न्यूज़ आइटम्स थे ना काफ़ी इंपॉर्टेंट थे ये आपके कल के। और आज के न्यूज़पेपर में जो है थोड़े बहुत मैं वो बता दूं, आज के न्यूज़पेपर में से इतने न्यूज़ आइटम्स नहीं आए हैं। इसरो साइंटिस्ट का जो फ्रेम अप था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया ऑफिशियल्स की बेल। अब आप सबको पता होगा कि 1994 का एक एस्पियोनाज केस था जिसमें नाम्बी नारायण, जो कि इसरो के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनको गलत तरीके से फंसाया गया था। अभी रिसेंटली इनके ऊपर एक मूवी बनी थी, है ना, आप सबको पता है, रॉकेटरी जिसको हम बोलते हैं, है ना, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नहीं, आपने उन लोगों की जो बेल थी वो कैसे उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो उन्होंने जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने फंसाया था उनकी जो बेल है उसको क्वैश कर दिया है और केरला हाई कोर्ट को फिर से बोला कि आप दोबारा से सुनिए और आप दोबारा से बिना प्रेजुडाइज किस केस को सुनिए और उन लोगों को रिहा मत करें अभी इतने आसानी से। हाई कोर्ट ने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट हैज़ नाइदर कंसीडर्ड द एलिगेशंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड नॉर द पोजीशन दे हेल्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्टरिंग द एफआईआर इन 1994. The High Court has not taken note of the recommendations of the committee headed by Justice D.K. Jain. तो यहाँ पे एक D.K. Jain कमेटी भी थी इस रेफरेंस में जिन्होंने जो बनी थी। तो वही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कही कि और बड़ा मुद्दा हो सकता है, कुछ फॉरेन पावर्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, तो आप हमको पूरा चीज़ें देख करके बताइए। ठीक है ना, हाउ कैन यू डू दिस। तो आगे मूव करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ बोली कि कोलिजियम के डिसीजंस के ऊपर कमेंट करना एक्स जजेस का फैशन बन चुका है। हाँ, कोलिजियम का बाकी आप सबको मैंने कई बार बताया है हिस्ट्री कि कोलिजियम जो है वो 3 केसेस से आई है। एक 1981 का फर्स्ट जजेस केस जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एग्जीक्यूटिव सुप्रीम है, एग्जीक्यूटिव का डिसीजन फाइनल है। 1993 का सेकंड जजेस केस जहाँ पे उन्होंने कहा कि जो कंसल्टेशन है वो उसका मतलब होता है कॉन्करेंस का मतलब कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बोलेगा तब तक आप अपॉइंट नहीं कर सकते। फिर इस समय लेकिन 1993 में जो उन्होंने बोला था वो ये कहा था कि 1+2 का कोलिजियम बोला था, और 1998 में जो थर्ड जजेस केस है उसमें 1+4 का कोलिजियम हो गया, 1 चीफ जस्टिस एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस होता सुप्रीम कोर्ट। तो ये कुछ हिस्ट्री थी, मैंने आपको बता दी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में आपके साथ डिस्कस करना है। तो आप भी मेरे साथ यहाँ बढ़ सकते हैं। हाँ, NSC लक्ष्मण करंदीकर अपॉइंटेड पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ NSC। NSC क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि बनाई गई थी 2005 जून में। याद रखिएगा, जून 2005 में बनाई गई थी बॉडी, और इसका जो रिकमेंडेशन दिया था वो रंगराजन कमीशन ने दिया था। तो आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द रंगराजन कमीशन दिस NSC या नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन वाज फॉर्म्ड एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 2005 अंडर the recommendation of Rangarajan Commission, and NSC is currently headed by Professor राजीव लक्ष्मण करंदीकर, जैसे मैंने आपको बता दिया, एंड इनको 30 नवंबर को ही अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो
जो ये एनएससी है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसका काम क्या है कि जो भी बॉडीज इंडिया में स्टैटिस्टिक्स के काम से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हो गया या नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो इनकी जो भी स्टैटिस्टिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है या डेटा रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है ना। एनएससी इज थॉट ऑफ टू कोऑर्डिनेट बिटवीन डिफरेंट बॉडीज, इस तरीके की बॉडीज के साथ कोऑर्डिनेट करना, है ना। एंड एनएससी इज थॉट टू बी मोर एबल टू कोऑर्डिनेट थिंग्स एज अ स्टैट्यूटरी स्टेटस वुड लैंड इट टी। तो मतलब वही वाली बात है कि कई लोग इसको ये कहते हैं कि इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दो, अभी ऑटोनॉमस बॉडी का स्टेटस है ना, तो और उसको वो मिल जाएंगे, पावर मिल जाएगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड बॉडी है और किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत ये आती है। अगली जो न्यूज़ है वो है प्रोटेक्ट द ग्लेशियल पीरियड कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स ऑफ विजाग। तो विशाखापट्टनम के ग्लेशियल पीरियड के कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स को प्रोटेक्ट करने की बात चल रही है। आप सबको बता दूं कि सिटी ऑफ विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है और उसमें बहुत सारी साइट्स हैं जिसमें से जिनका जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। उन्हीं में से एक है आपकी कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स, कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स, जिनको एर्रा माटी दिब्बालू भी कहा जाता है। एर्रा मट्टी दिब्बालू, याद रखिएगा, एर्रा मट्टी दिब्बालू, इसको लिख लीजिए आप लोग, रेड सैंड ड्यून्स, जो कि कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स हैं। और इसका काफ़ी जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि इन्होंने बहुत पहले से ये सब कुछ झेलते हुए आ रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज की स्टडी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होंगे। याद रखिएगा ये जो एर्रा मट्टी डिब्बालू साइट है ये लगभग 20 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली है। इसको जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जा चुका है बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियो हेरिटेज साइट बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको लिस्ट किया है अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड साइट्स इन 2016, है ना, 2016 में प्रोटेक्टेड साइट्स के अंदर भी डाला है। और इनके अलावा इसके ये साइट जो है 18,500 से 20,000 साल पुरानी है, ये भी आपको बता दूं, 20,000 एर्रा मट्टी डिब्बालू। एंड द साइट इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि इसमें जो स्टडीज़ ऑफ आर्टिफैक्ट्स इंडिकेट एन अपर पैलियोलिथिक हॉरिजॉन, एंड जब क्रॉस डेटिंग की जाती है तो ये लेट प्लीस्टोसीन जो आपका 20,000 साल पुराना है, तो अपर पैलियोलिथिक से 20 साल पुराने तक के टाइम पीरियड का इसमें आपको एविडेंस मिलेगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एडिटोरियल आज के आज डिस्कस करने लायक नहीं है, मेरे बात मान लेना, मत पढ़ना, मत टाइम वेस्ट करना, नहीं मिलेगा कुछ मज़ा, ठीक है ना। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ने जुडिशरी के पावर को क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल अचंभित हूँ ये देख करके कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो पार्लियामेंट के डिसीजन से उनको चेंज कर देती है। वैसे वो बात कर रहे थे, एनजेएसी की बात कर रहे थे 2015 में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल करके खारिज कर दिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई। हालांकि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये ज़रूर बोला कि आर्टिकल 145 जो है वो कहता है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो रहेगा वो कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। 145 का 3 जो है वो कहता है कि इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, लेकिन ये नहीं कहता कि वो जो प्रोविजंस हैं उनको रन डाउन कर देगा या सुप्रीम जो पार्लियामेंट पास करेगी उनको रन डाउन कर देगा। तो ये उन्होंने कहा, तो दिस वाज द थिंग विच वाज सेड बाय हिम। आप इसको आई होप याद रखेंगे। असम फेस्टिवल सेलिब्रेट्स बराक बांग्ला रिलेशंस। तो फर्स्ट एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है सेलिब्रेटिंग द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल टाइज बिटवीन द बराक वैली रीजन ऑफ असम। तो ये बराक वैली रीजन आप ज़रूर याद रखिएगा, कहाँ पर, ये असम में है, बराक वैली रीजन ऑफ असम एंड सिलहट सेगमेंट ऑफ बांग्लादेश। ये स्टार्ट हुआ है, तो बराक वैली रीजन ऑफ असम एंड सिलहट सेगमेंट ऑफ बांग्लादेश, इन दोनों के बीच की जो रिलेशंस हैं, बराक बांग्ला रिलेशंस, उनको असम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है ना। तो सदर्न असम का जो सिलचर टाउन है ये होस्ट कर रहा है 2 डे सिलचर सिलहट फेस्टिवल। याद रखिएगा, असम में है सिलचर, सिलचर टाउन इज होस्टिंग द 2 डे सिलचर सिलहट फेस्टिवल दैट कोइंसाइड्स विद 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पे 50th एनिवर्सरी ऑफ द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत सारी चीज़ें हैं इस बार जो सेलिब्रेट हो रही हैं, उसी में से ये बराक बांग्ला फेस्टिवल जो है वो भी सेलिब्रेट हो रहा है, ठीक है ना, सिलचर सिलहट या बराक बांग्ला। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स एज वेल। यहाँ पे आगे यहाँ पे न्यूज़ नहीं है, अब आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे भी न्यूज़ ऐसी नहीं मिलेगी आपको। ओके, ईयू टीम पोज प्राइस कैप ऑन रशियन क्रूड, ठीक है।
बैंक क्रेडिट ग्रो ऑलमोस्ट 17% इन द फोर्थ नाइट टू नवंबर 18। ठीक है ना, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो बैंक क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब बैंक जो लोन देता है, वो 17% की ग्रोथ मिली है। जो प्रॉब्लम है वो मैंने एक बार और आपको बताई थी कि बैंक क्रेडिट तो ग्रोथ हो रही है लेकिन बैंक डिपॉजिट में ग्रोथ नहीं हो रही है। बैंक डिपॉजिट इज सीइंग डिक्लाइन रादर, है ना। तो यहाँ पे जो बैंक डिपॉजिट है वो डिक्लाइन कर रहा है। अब आप लोग को पता है कि बैंक डिपॉजिट ही बैंक क्रेडिट के रूप में रोटेट हो रहा है। भाई बैंक में जो आप डिपॉजिट करोगे वही तो घूमेगा ना पैसा इधर उधर, बैंक के पास अपना खुद का पैसा कहाँ से आएगा, है ना। तो दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। बैंक क्रेडिट बढ़ता जा रहा है लेकिन बैंक डिपॉजिट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो ये अपने नोट्स में रखना। यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा ऐसा दे सकता है कि बैंक डिपॉजिट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, इस तरह का कुछ दे देगा। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।